बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं कामरान हसन। मशहूर स्पेनिश फ़िलोसोफर जॉर्ज सेंटियाना का एक मशहूर कोट है, द डेड हैव सीन द एंड ऑफ द वॉर। जंग हो या वॉर, ये अपने आप में ही एक खौफनाक लफ्ज़ है और जब ये शुरू हो जाती है तो इसको रोकना किसी के बस में नहीं होता और इसका अख्ताम तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं निकलता है। ऐसी एक मुसीबत आजकल यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को है। यूक्रेन के ऊपर इससे 10 गुना बड़े मुल्क रशिया हमला आवर है, जो कि हर लिहाज से यूक्रेन से पावरफुल है, चाहे वो मिलिट्री हो, मिलिट्री इक्विपमेंट हो, इवन कि उनके पास दुनिया का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। इसके बरक्स अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट को देखा जाए, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो या एक वॉर एक्सपीरियंस हो, वो बिल्कुल इनका सिफर है। ना तो वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, ना उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई इससे पहले था, इवन कि उन्होंने वॉर के बारे में ना ही तालीम हासिल की हुई है। इसके बावजूद यूक्रेन को जिस तरीके से उन्होंने इस जंग में लेके चले हैं और जिस तरीके से आवाम को मुत्तहिद किया और अपनी आर्मी को इन्होंने मोटिवेट किया है, वो काबिल तहसीन है। जंग शुरू होने के बाद ही बहुत सारी अफवाहें शुरू हो गई थी, अपने मुल्क से फ़रार हो गए हैं और जंग की हालत में अपने मुल्क को छोड़ के भाग चुके हैं। लिहाजा उस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल किया, जैसे 2016 में टर्किया के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने, जब उनके मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जा रही थी, तो उन्होंने अपने एक पोस्ट में अपनी आवाम को मुखातिब किया और उनसे सिर्फ ये कहा कि बाहर निकलो और इन्हें जवाब दो। इसके कुछ ही पलों के अंदर पूरा टर्किया रोडों पे था और जो मिलिट्री क्यू था उसको इन्होंने कुचल के रख दिया गया था। इसी तरीके से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अपने आवाम को अपनी ट्वीट के ज़रिए आगाह किया कि मैं कहीं नहीं भागा हूँ, मैं यहीं और आप लोग के साथ खड़ा हूँ और आखिरी दम तक अपने मुल्क को डिफेंड करूँगा। और इसके बाद वो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्वीट्स के ज़रिए अपनी आवाम को जंग के बारे में आगाह करते रहे और लम्हा जो वॉर के बारे में नई सूरत हाल थी और जो आगे बॉर्डर के ऊपर जो मामला चल रहे थे उससे आगाह भी करते रहे। बहुत सारे यूरोपियन लीडर और अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से भी उनको ये कहा गया कि उनको सेफली तौर पे यूक्रेन से निकाल के बाहर ले जा सकते हैं। इसके जवाब में उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आई डोंट नीड ड्राइव, आई नीड एमो। लिहाजा उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से सिर्फ जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त मुझे एम्यूनेशन की ज़रूरत है जो मुझे दिया जाए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है कौन, जो 2019 से पहले एक कॉमेडियन के तौर पे जाना जाता था और आज 4 करोड़ आबादी का लीडर बन चुका है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 25 जनवरी 1978 में सोवियत यूनियन के एरिया क्रेवेरी में पैदा हुए। इन्होंने कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की है, लेकिन कानून एज़ अ वकालत के शोबे को एज़ अ करियर परसू नहीं किया। इसकी जो बुनियादी जो वजह है वो इनका बचपन से एक्टिंग की तरफ लगाव था। लिहाजा तालीम अपनी मुकम्मल करने के बाद इन्होंने अपनी एक टीम बनाई जो कोर्टाल 95 के नाम से तश्कील दी गई। ये टीम यूक्रेन के साथ साथ पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ के अंदर जाके परफॉर्म करती थी। इसके साथ उन्होंने फ़िल्मों के अंदर भी एक्टिंग की, वॉइस ओवर भी की। लेकिन जो इनकी ज़िंदगी में असल मोड़ आया वो 2015 से 2019 तक जारी रहने वाला एक टीवी शो था, द सर्वेंट ऑफ द पीपल। इसके अंदर उन्होंने एक हिस्ट्री के टीचर का किरदार निभाया था, जो कि अपनी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ और उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाते थे। इस टीवी शो के अख्ताम में वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 2019 के अंदर ये टीवी शो अख्ताम पसीर हुआ और इसी साल के अख्ताम पे उन्होंने अपने आप को बतौर सदारती उम्मीदवार पेश कर दिया। अच्छा, शुरू ही से इन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर रखा। इन्होंने अपनी आवाम के साथ जो इंटरेक्शन बनाया वो सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़रिए अपने जो पैगाम था वो आवाम तक पहुँचाते रहे। इन्होंने अपनी जो कैंपेन है उसके अंदर ये ज़ाहिर किया कि वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी करप्ट हैं और अपनी आवाम को ये भी यकीन दिलाया कि उनका जो लीडर्स के ऊपर से एक एतबार उड़ गया है, वो कोशिश करके उसको बहाल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बिलाखिर 2019 21 अप्रैल 2019 में वो यूक्रेन के पहले ये यहूदी सदर मुंतखब हुए। आज से पहले यूक्रेन में कोई यहूदी जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बना था। अच्छा, सदारती उम्मीदवार जीतने के बाद इन्होंने पावर में आने के बाद जो अपनी जो कैंपेन में वादे किए थे उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी शुरू कर दिए थे।
अच्छा, इनके पावर में आने के बाद इनके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी आई। इनके ऊपर जो पहली कंट्रोवर्सी चली कि इन्होंने अपनी कैंपेन में ये वादा किया था कि वो पावर में आने के बाद डोनबास जो रीजन है उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको रिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने जो रशिया के प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता किया और इस रब्ते के बाद कैदियों का तबादला भी हुआ और मामला जब सही चल रहा था, लेकिन जो आवाम है यूक्रेन की उनका बहुत बड़ा रद्द अमल इस बात में आया। उनके मुताबिक जो डोनबास का जो रीजन है वहाँ से जो यूक्रेन के जो नेशनल हैं, जो यूक्रेनियन नेशनल है, वो वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं और अब वहाँ पे सिर्फ रशियन नवाज जो लोग हैं वही आबाद हैं और अगर वहाँ पे इलेक्शन होता है तो वो आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन ये मामला उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुआ जब रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से डोनबास रीजन के लोगों को रशियन पासपोर्ट जारी कर दिया, लिहाजा वो मामला वहाँ पे ख़त्म हो गया। इनके ऊपर एक ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो यूक्रेन के ओलिगार्ड और चैनल 1+1 के जो मालिक हैं इहोर कोलोमोस्की, इन्होंने उनको सदारती उम्मीदवार के तौर पे जब ये खड़े हुए थे तो उनकी माली मावनत की थी और इनको सपोर्ट की थी अपने चैनल के तवज्जो से। और 2021 का जो पेंडोरा पेपर आए थे उनमें इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इनके साथ साथ इनके चीफ़ एड सर्गेई शेफर और सीक्रेट सर्विस चीफ़ के जो हेड हैं इवान बाकोनोव, इनकी ऑफशोर्स कंपनियां हैं। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से इन तमाम जो ख़बरें थी उनकी तरदीद की गई थी। इन तमाम वजूहात के बावजूद ज़ेलेंस्की जो है वो एक दुनिया में बहुत पावरफुल लीडर के तौर पे माना गया है। इवन कि इसके जो रिवायती हरीफ थे उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की है कि उन्हें जिस तरीके से उन्होंने अब इस जंग में अपने मुल्क को डिफेंड किया है और कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। लिहाजा इस वक्त सबसे जो बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है वो अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर बनती है कि वो फ़ौरी तौर पे इस जंग बंदी के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालें और कोई ना कोई ऐसा सीज़ फायर ज़रूर करवाएं कि आवाम को इस जंग से निजात मिले। इस जंग का जो असरात हैं वो सिर्फ रशिया और यूक्रेन के ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर इसके जा रहे हैं। क्योंकि रशिया जो वो यूरोप का बहुत बड़ा गैस का सप्लायर है, जिस सप्लाई थी उसको बहुत आधा कर दिया है, जबकि जो यूक्रेन है वो दुनिया में बहुत बड़ा गंदम का एक्सपोर्टर है और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक डिपेंड ही यूक्रेन की गंदम पे क्या करते हैं, जबकि अब वो गंदम सारी जो ब्लॉक हो चुकी है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी सूरत हाल पैदा हो गई है। लिहाजा तमाम मामले को देखते हुए दुनिया के जो वर्ल्ड के जो लीडर हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को मिलकर बैठ के इसके ऊपर कोई ना कोई रास्ता निकालें जाना चाहिए और फ़ौरी तौर पे इसको बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को इस जंग से निजात मिले। अभी ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं रही है, इस आने वाले वक्तों में ये जो वॉर अगर जारी रही तो ये दीगर तमाम ममालिक को भी अपने अंदर समो लेगी। लिहाजा फ़ौरी कोई ना कोई एक्शन इसके ऊपर लेना पड़ेगा और इसको फ़ौरी तौर के ऊपर जंग बंदी या कोई ना कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है। वीडियो के बारे में अगर कोई भी कीमती राय हो तो अपनी आप शेयर कर सकते हैं। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लेके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल।